Hello students, so today we are going to discuss the topic center of mass and center of gravity. पिछले टॉपिक्स में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से न्यूटन ने केपलर्स लॉ से डिराइव किया था किस चीज़ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और आज हम स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद हम स्टडी करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ या सिंपली कह लें ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। सपोज हमारे पास ये कोई स्केल है और इस स्केल के मिड में एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहाँ पर हम इस पूरे स्केल को बैलेंस कर सकते हैं। सपोज फिंगर टिप पर हमने इस स्केल को ऐसे रख दिया और फिंगर टिप पे हम उस स्केल को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है यही एक तरह से कहा जाए तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई बॉडी बैलेंस हो जाए। और ऐसा माना जाता है कि जो बॉडी का सारा मास है ये इसी सेंटर पर कंसंट्रेटेड रहता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। सो द पॉइंट इन अ बॉडी where its mass is assumed to be concentrated is called सेंटर ऑफ मास, या प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि एक बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ बॉडी। सो प्रैक्टिकली बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ बॉडी। ये तो बात हुई सेंटर ऑफ मास की। जैसे कि यहाँ पर हमने किस चीज़ का एग्जांपल लिया था, एक स्केल का। ये क्या है, स्केल। और स्केल का जो मिड पॉइंट है, स्केल के मिड पॉइंट को ऐसे अगर हम फिंगर टिप पर रख लें तो हम वहाँ से उस पूरे के पूरे स्केल को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो वही हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है वही सेंटर ऑफ मास होगा स्केल का। तो फॉर एग्जांपल midpoint of scale. So the midpoint of scale will be the balancing point or center of mass. Again हम स्टडी करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल बॉडी कैन बी अज्यूम्ड। ग्रेविटी क्या है, एक्चुअली ग्रेविटी है प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। तो ऐसा जो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके तो उसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ऐसा पॉइंट जिस पे टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करे या कंसंट्रेटेड हो, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो अ पॉइंट in any body at which the force of gravity on the whole of the body can be assumed to act is called its सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो बातें हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास की। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी
एक ही पॉइंट भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। किसी एक बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट हो, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। सेंटर ऑफ मास अलग हो सकता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं जो चीज़ हमें स्टडी करनी ही करनी है, जो हमारे सिलेबस में भी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, या सिंपली इसे ग्रेविटी भी कहते हैं। तो चलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि जैसे कोई भी बॉडी किसी अदर बॉडी को अपनी तरफ सम सर्टेन फोर्स से अगर अट्रैक्ट करे, जैसे कि हमने सबसे पहला एग्जांपल जो दिया था न्यूटन एप्पल एक्सपेरिमेंट, न्यूटन एप्पल एक्सपेरिमेंट हमने दिया था, उसमें क्या हुआ था कि एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, या एप्पल पेड़ से टूट के गिरा, ट्री से जैसे ही सेपरेट हुआ वैसे ही वो अर्थ की तरफ आया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो जो ये ग्रेविटी है ये एक टाइप का अट्रैक्शनल फोर्स है, अट्रैक्शनल फोर्स है। तो जो ये प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन exerted by huge heavenly body, so the force of gravitation, and this force of gravitation is usually attraction force, usually attraction force। जहाँ ह्यूज हेवनली बॉडी कहने का सेंस हमारा है प्लैनेट्स। ह्यूज हेवनली बॉडी जो होती हैं वो प्लैनेट्स होती हैं, सच एज अर्थ, द मून और द सन एट्सेट्रा। ऑन अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट near its surface, it's called its gravity। it's called its gravity। तो जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ह्यूज हेवनली बॉडी अप्लाई करता है किस पे? किसी स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे। सपोज जैसे एक बॉल हम ले लें और उसको हम ड्रॉप करें, बॉल को ड्रॉप करें, बॉल को हम जब भी ड्रॉप करेंगे वो टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट होगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अर्थ की ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। तो ड्यू टू द रीजन ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटी द बॉल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो जो ये सरफेस की तरफ जाने की जो ये प्रॉपर्टी है इसी को हम ग्रेविटी कहेंगे। चलिए अब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन करें, मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। मैथमेटिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि जो हमारा ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, स्मॉल m मास का हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, ये अर्थ है। अर्थ का मास हमने e सफिक्स से हमने अर्थ को डिनोट करने के लिए me लिख दिया है, और ये हमने रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया RE। तो सेंटर से RE डिस्टेंस पर यहाँ सरफेस पर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है m, जिसका मास है m। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली द gravitational force acting on a body
of mass small m near the surface of the earth. तो ये हम सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m into me by square of the distance between them. So the distance between them is re, radius of the earth. So this will be the re square. So F equal to G m me डिवाइडेड बाई re स्क्वायर. चलिए, ये तो सपोज जिसे हमने रिलेशनशिप नंबर 1 कर दिया. यहाँ रिलेशनशिप नंबर 1 से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ. अब हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर एम ई एंड re are the mass and radius of earth. Radius of earth. अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की. जैसे टूवर्ड्स द अर्थ अगर कोई बॉडी आ रही है तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, तो कुछ ना कुछ उसके पास में एक्सीलरेशन भी होगा. सपोज ये हमारा जो m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर ये अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा. और इसी एक्सीलरेशन को हम g से डिनोट करेंगे, स्मॉल g से. तो अगर हम कह लें कि इफ़ g इज़ द acceleration produced in a body of mass small m, then according to Newton's second law, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एफ इक्वल टू एम इंटू ए. एफ इक्वल टू एम ए फार्मूला हमने पढ़ रखा है. यहाँ पर हमने ए की जगह पर जी लिया है, तो एम जी, एफ इक्वल टू एम जी. सपोज इसे हम सेकेंड रिलेशनशिप कहते हैं. अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जितना फोर्स ऑब्जेक्ट अर्थ पर लगा रहा है, ठीक उतना ही फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगाएगा. कहने का सेंस ये है कि ये जो फोर्स है और जो इक्वेशन 1 में हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, उन दोनों फोर्स के वैल्यूज इक्वल होने चाहिए. तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के तो इक्वल है एफ एफ, राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेंगे. सो फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों फोर्स इक्वल हैं तो एम जी इक्वल टू जी इंटू एम ई बाई re स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं. m दोनों साइड में मल्टीप्लाइड है, कैंसिल हो जाएगा. और कुछ भी नहीं है कॉमन. तो हम यहाँ से g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम ई बाई re स्क्वायर. ये हमें स्मॉल g कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला मिल गया. कहाँ पर? एट द सरफेस ऑफ अर्थ. ये एक्सीलरेशन है. स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और कैपिटल G क्या था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो
स्मॉल जी और कैपिटल जी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, हमें इसके बीच में थोड़ा सा भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मॉल जी और कैपिटल जी सेम चीज़ें नहीं हैं। स्मॉल जी एक्सेलरेशन है और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज करती रहती है, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है। कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल होती है और वो सारे प्लेसेस के लिए सेम होती है। चलिए भूल जाइए इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये स्मॉल जी को हम क्या कहेंगे? जी इज़ द इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। और ये हमने जो हेवनली ऑब्जेक्ट चूज किया था कौन सा था? अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ फॉलिंग बॉडी। ऐसा हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मास ऑफ फॉलिंग बॉडी पे नहीं डिपेंड कर रहा है? क्योंकि इसके फार्मूले में देखिए कि G इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम ई बाई आर ई स्क्वायर आया, लेकिन कहीं भी मास ऑफ फॉलिंग बॉडी यानी कि जो स्मॉल m हमने लिया था वो कहीं नहीं आया। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ फॉलिंग बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? किन किन चीज़ों पे? मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है मीन्स अगर हम अर्थ सरफेस से एबव जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे जाएं, ये जो आर ई की वैल्यू है अगर हम इसे चेंज करें तो ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी, वैसे वैसे चेंज होगी। इसके लिए हम थोड़ा बाद में भी डेरिवेशन करेंगे, अर्थ के सरफेस से एबव और अर्थ के सरफेस से नीचे, एबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस। पॉइंट्स पर हम सेंटर ऑफ अर्थ पर इन सारी चीज़ों पर हम ग्रेविटी की वैल्यू को 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस पर। यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये नोन चीज़ें हैं, जैसे ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर हम इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ को रख दें तो सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जी जो होता है हमारा कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ मिली थी। ये इतना होता है। और मास ऑफ अर्थ ये 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स एंड रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। तो अब हमें जी, एम ई और आर ई के वैल्यू पता है। अगर हम ये सारे वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें स्मॉल जी की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो जी इक्वल टू कैपिटल जी मीन्स 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.4 आर ई स्क्वायर मीन्स 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब हमें इन वैल्यूज को सॉल्व करना है। करना क्या है? इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसे पूरा एक्सपेंड कर दें। यहाँ जो नीचे ब्रैकेट टर्म है इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये a इंटू बी स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। तो हम न्यूमेरल्स को एक साथ कर लेते हैं, 6.67 इंटू 6 एंड 10 के पावर्स को एक साथ में कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 और यहाँ पर 6.4 2 टाइम्स इंटू 10⁻6 2 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा।
मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10⁶ इंटू 10⁶ पावर्स ऐड हो जाएंगे, 6 + 6 12। 6 + 6 12, ये 10⁻12 नीचे, और इस 10⁻12 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−12 हो जाएगा, पावर निगेटिव में चेंज हो जाएगा। 10⁻−12 इंटू 10⁻24 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4। बाकी चीज़ें हम ऊपर लेते गए हैं। 10 के पावर्स को, निगेटिव पावर्स को एक साथ ऐड कर लें तो 2 and 1 3, 1 and 1 2, 10⁻−23 एंड 10⁻+24। तो 24 में से 23 को माइनस कर देंगे, बचा कितना 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4। अब ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसे आप कर सकते हैं आसानी से। आई थिंक ये आप आसानी से कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसका यूज भी है। सो दिस वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट। ये कहाँ पर है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एक दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है, रेशियो ऑफ स्मॉल g टू कैपिटल G एट द सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल g टू कैपिटल G, ये कितना हो जाएगा? me/r/e²। और सिमिलर वे में अगर आप पुट करेंगे वैल्यूज को, me की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ स्क्वायर। तो सिमिलर वे में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 1.46 इंटू 10⁻11 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये रेशियो इतना आता है। ये रेशियो भी कहीं कहीं पूछा जाता है आपसे, ये रेशियो भी आप रिमेंबर कर लेंगे। रेशियो ऑफ स्मॉल g टू कैपिटल G एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये तो बात हुई जब हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ या उसके नियर में है। दूसरा चीज़ ये कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एबव द सरफेस जाए, एबव द सरफेस या सरफेस से दूर जाए, तब क्या होगा? तो हम उस टाइम पे चले वैल्यू कैलकुलेट करें g एट एबव द अर्थ सरफेस। अब चलिए केस एज्यूम कर लेते हैं। केस क्या है कि हमारा सेंटर ऑफ अर्थ था, यहाँ से RE डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन अब ये कह रहा है कि RE पर ना हो करके कुछ और दूरी पर हो, सरफेस से h हाइट पर। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट M है, h हाइट पर, ये केस है। तो अब इस केस में हम एज्यूम करेंगे क्या होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये कितना था हमारा? GME/RE², ये इतना था हमारा। अब अगर हम RE की जगह पे RE+H ले लें, यानी कि H हाइट एबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो एट अ हाइट H फ्रॉम द सरफेस, G की जो वैल्यू है चेंज हो जाएगी। सपोज G डैश हो जाए, तो इस G डैश की वैल्यू कितनी होगी? G
मास ऑफ अर्थ तो नहीं चेंज होगा, वही रहेगा, लेकिन आर ई की जगह पे आर ई प्लस एच होल स्क्वायर ये हो जाएगा, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये सपोज इक्वेशन 1 इसे कह लीजिए और इसे इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशियो निकाल लेते हैं जी डैश बाई जी, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर जी डैश डिवाइडेड बाई जी, दिस विल बी इक्वल टू, जो कॉमन टर्म्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। सो जी एम ई, या एक बार लिख ही लेते हैं, जी एम ई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाई जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई कैंसल आउट, बचा क्या, 1 बाई आर ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन 1 बाई आर ई स्क्वायर। या इसे लिख सकते हैं, जैसे अगर दो फ्रैक्शन हो तो एक सिंपल सा मैं रूल बता रहा हूँ। सपोज अगर जैसे कहीं पे इस तरह का केस आया, एक फ्रैक्शन ए बाई बी एंड दैट फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशंस कर देने हैं, एंड एंड मिडिल मिडिल, एंड एंड मिड मिड, ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो एंड एंड जी एम ई से कट गया है, तो ये 1 1 मीन्स एंड एंड आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई मिडिल मिडिल आर ई प्लस एच स्क्वायर इंटू 1। तो ये हो गया आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर, या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बाई बी होल स्क्वायर, ए बाई बी होल स्क्वायर। तो इसे भी लिख सकते हैं आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें, जो आर ई है वो आर ई प्लस एच से लेस है, आर ई प्लस एच से लेस है। हियर इन दिस केस आर ई इज लेस देन आर ई प्लस एच। तो जो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होगा वो लेस देन 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे ये आर ई है और ये आर ई प्लस एच है, यानी कि ऊपर वाला नंबर कम है और नीचे वाला नंबर ज़्यादा है। तो जब भी किसी लेस नंबर को बिग नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो लेस देन 1 होता है, हमेशा आंसर लेस देन 1 होता है। तो अगर ये लेस देन 1 होगा मीन्स जी डैश बाई जी, ये रेशियो लेस देन 1 होगा, या हम ये कह लें कि जी डैश इज लेस देन जी, जी डैश इज लेस देन जी। तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो जी डैश है एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity above the surface of earth is less than acceleration due to gravity at the surface। तो यहाँ हमने क्या कह लिया कि जो सरफेस से जैसे जैसे हम एबव जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे वैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज above the surface with increase in height।
ये तो बात हुई कि जब हम एबव द सरफेस जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि एक ऐसा केस ले लें जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कैलकुलेट करना है सरफेस ऑफ अर्थ के बिलो में, या इनसाइड हम कह सकते हैं, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ। तो इस केस में हमारा क्या है, चलिए हेडिंग पुट कर लेते हैं, जी एट अ पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस। थोड़ा सा ये चीज़ें फिगर से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ ये हमने अर्थ ले लिया। अब अर्थ में अगर हम इनसाइड द अर्थ की बात करें तो दो सेल्स होते हैं, एक तो इनर सेल और दूसरा आउटर सेल। ये हमारा आउटर सेल होता है और ये हमारा इनर सेल होता है। यहाँ सपोज एच हाइट पर हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड है, मास जो है यहाँ एच हाइट पर प्लेस्ड है, सरफेस से नीचे एच हाइट पर प्लेस्ड है। तो सेंटर से इसकी कितनी डिस्टेंस होगी, अगर हमारा रेडियस कितना हमने एज्यूम किया था आर ई, तो आर ई माइनस एच, आर ई माइनस एच डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट होगा। एच डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, रेडियस से एच डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो आर ई माइनस एच डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये केस है। चलिए अब हम मास कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द मास, इनर सॉलिड स्फीयर का। ये जो अंदर की तरफ सॉलिड स्फीयर है इसके मास को कैलकुलेट करेंगे। So the mass of the inner solid sphere of the earth, और जो इनर सॉलिड स्फीयर होगा इसका मास हो जाएगा 4/3 पाई। स्फीयर के वॉल्यूम को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/3 पाई आर ई माइनस एच क्यूब इंटू, सपोज इसकी डेंसिटी हमने एज्यूम कर ली डी, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो 4/3 पाई आर ई माइनस एच क्यूब इंटू डी, वेयर आर ई माइनस एच क्या है, इस स्फीयर की रेडियस, इनर साइड स्फीयर की रेडियस। अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एम जी डैश, यानी कि मास इंटू जी डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जी दिस मास डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच स्क्वायर, उसके इक्वल होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी, या एम जी डैश इसको हमने कहा था, तो एफ इक्वल टू एम जी डैश एंड दिस विल बी इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हम कौन सा मास यूज करेंगे, इनर सॉलिड स्फीयर का मास, जो हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कर रखा है। तो 4/3 पाई आर ई माइनस एच क्यूब डी डिवाइडेड बाई mass of object upon radius between them square. So RE minus H
स्क्वायर। ये हमने इतना कैलकुलेट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आर ई माइनस एच क्यूब है ऊपर और आर ई माइनस एच स्क्वायर है नीचे, तो 1 पावर बस ऊपर बचेगा। 3 माइनस 2 1 पावर। तो इसे हम कह सकते हैं कि g इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू डी। एम इधर भी मल्टीप्लाइड है और इधर भी, तो कैंसिल हो जाएगा। सो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू डी। ये इतना है। इक्वेशन नंबर 1 इसे कह लीजिए। एंड जो हमारा ये आउटर स्फेयर है, आउटर स्फेयर की रेडियस कितनी थी? आर ई। तो अगर हम एट द सरफेस ऑफ या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, जी कितना होना चाहिए? जी इंटू 4/3 पाई, या आर ई माइनस एच की जगह आर ई हो जाएगा, आर ई इंटू डी। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो ये आर ई की जगह सिंपली आर ई माइनस एच की जगह आर ई हो जाएगा। अब इस केस में हम जी डैश डिवाइडेड बाई जी निकाल लेते हैं। देयरफॉर जी डैश डिवाइडेड बाई जी, जो कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। जी कामन है, जी कामन है, 4/3 पाई डी और डी ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? आर ई माइनस एच बाई आर ई माइनस एच बाई आर। अब यहाँ पे देखिए आर ई से कुछ माइनस करके फिर आर ई से डिवाइड किया जा रहा है, आर ई से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये नंबर लेस होगा आर ई से, और जब भी किसी लेस नंबर को किसी बिग नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। जैसे कि 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0.6, जो कि 1 से लेस है। तो हमेशा किसी भी स्मॉल नंबर को बिग नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि जी डैश बाई जी इज लेस देन 1 और जी डैश इज लेस देन जी। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जी डैश इज लेस देन जी। यानी कि ग्रेविटी जो है डिक्रीजेज इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के इनसाइड मूव करते हैं, ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। सो द ग्रेविटी डिक्रीजेज इनसाइड द अर्थ। यहाँ से हमने कंक्लूजन ड्रा कर लिया कि ग्रेविटी जो है अर्थ के इनसाइड में डिक्रीज करेगी। सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर हम बात करें तो ये जो आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ 0 हो जाएगा। एट द सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ विल बी 0। तो उस केस में अगर हम जी डैश की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 0। एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ radius of earth equal to 0. This will implies that g equal to 0. g जो है 0 हो जाएगा। So at the center of earth gravity is 0. तो यहाँ से कितनी बातें हमने ड्रा की? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपली हम ग्रेविटी कह लें तो ग्रेविटी की वैल्यू जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एबव द सरफेस वैल्यू हाइट के साथ साथ डिक्रीज करती है, इनसाइड द सरफेस भी डिक्रीज करती है। और अगर हम बात करें सेंटर की तो ग्रेविटी सेंटर पर 0 होती है। ये तीनों पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए एनहांस करें। और साथ ही साथ आप अपने ओपिनियंस या फीडबैक को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो के एंड में ईमेल आईडी दी गई है जिस पर आप अपने प्रॉब्लम्स को ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ में आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सके। चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन के एंड के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस कराए जा सकते हैं।
उन सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हम आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जहाँ भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कतें हो रही हैं, आप अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की दिक्कत को हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिससे कि हम उसे अगले क्लास में डिस्कस कर सकें। थैंक यू वंस अगेन।